नीट एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स काफी नाराजगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एग्जाम में हुई गड़बड़ियों के मुद्दे पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर फिलहाल किसी तरह के आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। अब नीट की परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ताओं से बातचीत की। हमारे साथ एडवोकेट सुमित कुमार शर्मा हैं, जिन्होंने इस मामले में पक्ष रखा। सुमित जी, ये बताइए कि ये सेंटर मैनिपुलेशन का आखिर मामला क्या है, क्योंकि अब तक ग्रेस मार्क और पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा था। ये गुजरात में गोधरा में एक सेंटर था। इसमें दूर 1,000 किलोमीटर दूर से बच्चों ने ये सेंटर चूज किया था। किसी ने उड़ीसा से, किसी ने छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से ये गोधरा का सेंटर चूज किया था। इसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे। एक वहाँ के टीचर थे तुषार भट्ट और एक परशुराम रॉय। इन्होंने 10-10 लाख रुपए लेके इन कैंडिडेट से इनको बोला गया था कि आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी है ओएमआर शीट में। उसके बाद एग्जाम के बाद आंसर हम उसके अंदर खुद फिल कर देंगे। उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और इन लोगों को अरेस्ट करके रिमांड पे भेजा था। लगभग कितनी संख्या में छात्र थे? और चूंकि ये कहा जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में सीसीटीवी इंस्टॉल होते हैं, लगातार एनटीए निगरानी करता है, तो क्या इन सारे ही नियमों का उल्लंघन हुआ इन पूरे मामले में? हाँ जी, पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। आप देख रहे हैं लार्ज स्केल पे पेपर लीक हुए हैं, मैनिपुलेशंस हुई हैं, इर्रेगुलर मार्किंग हुई है और कंपनसेटरी मार्क दिए गए हैं टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स। उसके बाद भी अभी कल एनटीए ने जो नया स्टैंड लिया है कि 1563 बच्चों का दोबारा सी एग्जामिनेशन कराएंगे, वो भी गलत है, क्योंकि उसके अंदर 790 बच्चे ही क्वालिफाई किए थे। उसमें 773 बच्चे अनक्वालिफाइड थे, इवन आफ्टर गेटिंग कंपनसेटरी मार्क्स। तो उनकी तो री एग्जामिनेशन वैसे भी नहीं हो सकती। डेट इज ऑल्सो आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी। तो उसका मुद्दा भी उठाया जाएगा 8 जुलाई को। ये बताइए कि कितने छात्र रहे होंगे और इन छात्रों को क्या इन्हीं 2 टीचर्स ने संपर्क किया और किस तरह से इनकी मॉडस ऑपरेंडी सामने आई? वो पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हमारी नॉलेज में 16 स्टूडेंट्स का है। 16 लोगों को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद एक न्यूज के अंदर 26 भी आया था। वो इनकी रिपोर्ट आएगी जब बड़े पैमाने में हो सकता है। ये तो गोधरा की तो रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अलावा और भी कितनी जगह हुआ होगा उसका अभी कोई आइडिया नहीं है। तो अब आप लोग की मांग है कि इस पूरे मसले में सीबीआई पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आइदर फ्रॉम सीबीआई और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय सुप्रीम कोर्ट। हमने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाई जाए रिटायर्ड जजेस की या हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस की। वो पूरे मामले की जांच करें और एनटीए से पूरा रिकॉर्ड मंगाएं। स्टूडेंट्स की ओर से दायर याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग है। वहीं सरकार ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा है कि नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक के कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और डमी कैंडिडेट बैठाने के आरोप में बिहार पुलिस अब तक 19 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारियों के तार राजस्थान से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार सरकार ने एनटीए को इतनी जल्दी कैसे क्लीन चिट दे दी। किसको बचाया जा रहा है? जांच होने दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाए, मालूम पड़ जाएगा। टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे। इतने सवाल उठ रहे हैं। 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं। कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो उस सब की जांच तो आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है। उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। कानून का पचड़ा और राजनीति एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ पिस रहे हैं वो छात्र जो नीट एग्जाम की खामियों का शिकार हुए हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से बात की हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने। नीट परीक्षा में भी धांधली के मामले में लगातार छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आर्यन त्यागी हैं, जिन्होंने इस बार नीट का एग्जाम दिया था। आर्यन, ये बताइए क्या स्कोर रहा आपका और क्या शिकायतें हैं आपकी इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम से? सर, मेरा स्कोर 643 रहा और रैंक 35,980 रही।
मेरी बस यही शिकायत है कि जो रैंक 8 से 12,000 के बीच में आनी चाहिए थी वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गई और मेरे को कॉलेज मिलना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ऑल इंडिया कोटा से या कोई से भी मेरे स्टेट कोटा से। ये बताइए कि अगर यही नतीजे पिछले साल होते तो क्या एग्जाम रिजल्ट होता, आपका क्या मेरिट होती और किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता जो कि इस बार ना हो सका? सर पिछले साल इसी पे 8,900 अप्रोक्स रैंक थी तो मेरे को यूपी का कोई कॉलेज मिलता जो इस साल कहीं नहीं मिल सकता मेरे को। तो आपने कहाँ से एग्जाम दिया था और आप लोग को क्या कमियां आपको दिखाई दी जो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? सर बस यही कमियां दिखाई दी कि एक तो रैंक का इतना ज्यादा इन्फ्लेशन, ऊपर से ये जो कह रहे हैं कि स्टूडेंट अचानक से बढ़ गए, ऐसा नहीं है। 2023 में भी इन्फ्लेशन आया था स्टूडेंट के नंबर्स का, लेकिन इसमें कम है, लेकिन इन्फ्लेशन रैंक का बहुत ज्यादा है। प्लस वही 67 स्टूडेंट इतने ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, रैंक 1 6 बच्चे वो एक ही सेंटर से हैं। सर बस यही सारी तो शिकायत है। आपकी क्या मांगे, खास करके आप क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करे? दोबारा एग्जाम कराए, क्या हो? सर दोबारा एग्जाम हो सर, जिससे मैं दोबारा एग्जाम देकर अपनी रैंक इंप्रूव कर पाऊँ और थोड़ा मौका मिले, और बाकी जो बच्चे जो पेपर लीक की वजह से बैठे हों वो। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काउंसलिंग को रोका नहीं, 6 जुलाई से काउंसलिंग है। ऐसे में अभी 8 तारीख को सारी पिटिशंस लगाई गई। अगर काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो आपको लगता है कि इस मामले में राहत मिल पाएगी? और दूसरा ये कि अगर दोबारा एग्जाम कंडक्ट होकर पूरा प्रोसेस अपनाया जाए तो क्या एकेडमिक सेशन में बहुत डिले होगा, आपको लगता है इससे? सर एकेडमिक सेशन में डिले होगा, और रही बात काउंसलिंग की, मुझे लगता है कि अगर काउंसलिंग शुरू हो जाती है और 8 जुलाई के बाद कुछ अच्छा फैसला सुनने को मिलता है तो सब कुछ रिवर्ट बैक करा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ करेंगे तो। बढ़ते हैं आगे, और देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, लेकिन इस संकट का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। अतिरिक्त पानी देने से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के इनकार के बाद अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर पानी नहीं देने का आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में अपर यमुना रिवर बोर्ड में जाने और मानवीय आधार पर अतिरिक्त पानी की मांग की थी। बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो पानी की समस्या की बात है। हिमाचल के पास जितना भी पानी है, अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता, लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली सरकार को गंभीरता से बैठकर बजाय राजनीति करने की इसका हल निकालना चाहिए। जनता त्राही त्राही कर रही है। और इन आरोप प्रत्यारोप के बीच ग्राउंड हालात क्या है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी निखिल। दिल्ली में जल की समस्या जस की तस बनी हुई है। लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार कई दिनों से दिल्ली सरकार और एलजी ऑफिस के बीच में चलता जा रहा है। इन्हीं सब के बीच में हरियाणा सरकार की तरफ से और दिल्ली भाजपा की तरफ से भी रिएक्शन आते रहते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की आपसे बात करें तो जो हालात है वो पहले जैसे ही बने हुए हैं। हालांकि लोगों को पानी मुहैया तो हो रहा है, लेकिन समय से पानी नहीं आता। कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां दिन में 3 बार टैंकर आने की बात कही जाती है, लेकिन कोई निर्धारित समय नहीं होता कि किस समय के आसपास उनका टैंकर उनके इलाके में पहुंचेगा पानी सप्लाई करने के लिए। इसका एक तरीके से आउटकम होता है कि लोगों का आधे से ज़्यादा समय पानी भरने में चला जाता है, जिसमें न केवल महिलाएं बल्कि बच्चे भी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको भारी भरकम पानी उठा के ले जाना पड़ता है। और पहले तो सुबह अपने बाल्टियाँ और ये सब रखना पड़ता है, कैंस वगैरह, ताकि पानी रख सकें, और उसके बाद पानी ले जाना एक अलग चैलेंज होता है। लेकिन जो पानी मिल पाता है, जो बेसमय आता है, वो भी सफिशिएंट नहीं होता है, वो पर्याप्त नहीं होता है, जो अलग दिक्कत बनी हुई है। लेकिन तीसरी दिक्कत एक और है। कई सारे ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहां
खराब पानी, गंदा पानी लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है। यानी कि उस पानी का ना आप खाने बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना पानी पीने के लिए कर सकते हैं, ना नहाने के लिए कर सकते हैं। इतना गंदे स्तर का पानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आ रहा है। तो ये सब समस्या बनी हुई है। हालांकि पानी, कोशिश ये की जा रही है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा कि पानी कम से कम पहुंचाया जाए, लेकिन उस पानी का क्या जो ना समय पे पहुंच रहा है और गंदा पानी है अगर पहुंच भी रहा है तो। हालांकि सारे इलाकों में गंदा पानी नहीं है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाजार की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं बाजार की। तो ये पूरा हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहा और बाजार में आज हुए एक्शन के हाई पॉइंट्स बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवार। तो इस हफ्ते निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और ये दूसरा हफ्ता था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी एक कंसोलिडेशन में ही फंसा हुआ था पूरे हफ्ते भर में। टॉप गेनर्स देखे तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में हमें श्रीराम फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट नजर आते हैं। दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो मिड कैप ने 55,000 का मार्क पहली बार छुआ और इसके मेन गेनर्स में हमें मैस्को डॉक नजर आता है जिसने कि मेनली लीड किया था मिड कैप इंडेक्स को। स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी 18,000 मार्क को पहली बार छुआ है। सेक्टोरल इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है हफ्ते में, जिसने ऑल टाइम हाई लेवल भी छुआ है और दूसरा हफ्ता था जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। इसके टॉप गेनर्स में हमें सनटेक और फिनिक्स मिल नजर आते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है और साथ ही साथ ये दूसरा हफ्ता था जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। निफ्टी एनर्जी भी हरे निशान में बंद हुआ इस वीक में और दूसरा हफ्ता था जब इसमें लगातार खरीदारी नजर आई। इसके अगर टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे हमें ONGC और BPCL नजर आते हैं। सेक्टर लूजर की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी IT टॉप सेक्टर लूजर रहा है हफ्ते के लिए, जिसके टॉप लूजर्स में अगर देखा जाए तो कोफोर्ज और इन्फोसिस नजर आता है और इसके साथ साथ निफ्टी FMCG भी लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। बट ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव रहा है हफ्ते में। बढ़ते हैं आगे और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच का, जहां हम देखेंगे कि आज किन 5 शहरों में एक्शन दिखा। बताने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, ये हफ्ते के जो है आखिरी दिन है ट्रेडिंग डे का और अब जो है हमने क्या जो बड़ी एक्शन देखने मिली है फ्राइडे को उस पर हम फोकस करेंगे। और हमारा स्पेशल सेगमेंट है 5 का पंच, जहाँ पे फ्राइडे में जो है इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स या थीम्स जो हम पकड़ के लाते हैं आपके लिए और जहाँ पे मूवमेंट्स आती है न्यूज़ बेस्ड या खबर बेस्ड, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है कैम्प्लास सानमार। यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है चाइना पे PVC पेस्ट रेजिन पे। अब ये प्रोडक्ट जो है जो फिनिश गुड्स बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, उनके लिए बेनिफिशियल होता है इंडियन प्लेयर्स के लिए और उसके लिए कैम्प्लास सानमार जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है और आज देखा हमने स्टॉक में भी एक अच्छी मूव देखने मिली ही थी। ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव तो रहेगा कैम्प्लास सानमार के लिए, लेकिन ये नेगेटिव भी रहते कुछ एंड यूज़र्स के लिए। और जो इस प्रोडक्ट के जो एंड यूज़र्स हैं वो आपके जो है पाइप वाले कंपनीज है जैसे कि एस्ट्रल, प्रिंस पाइप्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। दूसरा स्टॉक रहने वाला M&M, वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी के इंडेक्स में था और आज एक बहुत अहम दिन था जहाँ पे उसको इन्वेस्टर डे कहते हैं। यहाँ से हमारे सोर्सेज से पता चल रहा था कि M&M जो है 3 नए मॉडल्स के ऊपर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है इसी साल अक्टूबर या नवंबर के बीच में और ऑफकोर्स SUV मॉडल्स को लेके भी उनका गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। इंटरेस्टिंगली महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है टाटा मोटर्स को ओवरटेक कर लिया मार्केट कैप के हिसाब से। अब जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा वैल्यूएबल ऑटोमोटिव कंपनी जो है ये कंपनी बन चुकी है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा आई है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। पारस डिफेंस और बहुत सारे अन्य डिफेंस स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेज़ी देखने मिली है। एक्सपेक्टेशंस है पॉलिसी में डिफेंस को लेके अच्छी मोमेंटम आएगी। आइडिया फोर्ज में भी हमने देखा कि ड्रोन कंपनीज में भी मोमेंटम आया है। पारस डिफेंस की खास करके मैं बात करूंगा कि कंपनी जो है LIC से मीट करेंगे जून 18 को भी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब कोई स्मॉल कंपनीज कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मिलते हैं तब बहुत हलचल होती है और मोमेंटम देखने मिलता है। आज हमने स्टॉक में भी देखा 20% का हाई टच किया था। पेपर स्टॉक्स, ये वाला ट्रेंड भी हमने निकाला था 18 स्वदेश में 2 दिन पहले, जहाँ पे हमने बताया था 2 अहम बात। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कुछ प्लांट जो है शट डाउन हो रहे हैं तो उसके कारण बड़े प्लेयर्स को उनकी डिमांड भी मिल रही है और हमारे चैनल चेक के हिसाब से ग्लोबल प्राइसेस में बढ़ोतरी आ रही है। तो ये सारे पॉजिटिव रीज़न के कारण पेपर स्टॉक्स में तेज़ी आए। JK पेपर ले लीजिए, वेस्ट कोस्ट पेपर ले लीजिए, TNPL ले लीजिए, सब में एक अच्छी बाइंग देखने मिली है। एंड ऑफकोर्स याद रखिए
FMCG फार्मा सेगमेंट पे तो मैंने आपको पहले बताया था कि डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए पैकेजिंग का भी डिमांड बढ़ा जाता है। जो पेपर की पैकेजिंग कंपनी रहती है तो उसमें उनको बेनिफिट देखने मिलता है। और एक और ट्रिगर मैं बता देता हूँ, ये आपका बोनस ट्रिगर है, वो है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये 3 से 4 साल का साइकिल होता है और यहाँ पे जैसे सिलेबस चेंज होते हैं तो किताब की रिक्वायरमेंट होती है, किताब की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको पेपर लगता है, तो इसके कारण इनको एडवांस ऑर्डर भी मिल रहे हैं पेपर कंपनीज़ को। तो बहुत सारे ट्रिगर्स के कारण पेपर स्टॉक्स फोकस में है। 4 अहम बात तो मैंने कह दी, लेकिन हमारा 5वां सेगमेंट आता है, हमारा स्पेशल सेगमेंट खबर गरम है सेगमेंट में। यहाँ पे जो है दिन के ट्रेड में हमारे डीलर्स के साथ बातचीत हुई और वहाँ से पता चला कि जो आदित्य बिरला कैपिटल है, यहाँ पे ब्लॉक डील लाइकली हो सकती है अगले हफ्ते। अब याद रखिए कंपनी जो है FI से भी मिलने वाले हैं 18 से लेकर 19 जून तक सिंगापुर में, और FI का स्टेक देखा जाए तो लगभग 12% स्टेक FI का भी है। Q4 नंबर्स थोड़े मिले जुले थे आदित्य बिरला कैपिटल के, लेकिन गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को ले लीजिए या NBFC बिजनेस को ले लीजिए, और हाल ही में कैपिटल रेज एक्टिविटी भी हुई थी जहाँ पे थोड़ी स्टेक सेल हुई थी, उसके कारण उनका बैलेंस शीट भी स्ट्रेंथन हुआ है। तो आदित्य बिरला कैपिटल भी ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। तो ये 5 अहम स्टॉक्स हैं या थीम्स हैं जहाँ पे भरपूर एक्शन आपको फ्राइडे में देखने मिला था, और यही है हमारा 5 का 5। कार बनाने वाली कंपनी हुंडई इंडिया आज IPO के लिए अर्जी दे सकती है। पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अनुराग जोशी। Hyundai मोटर इंडिया जो कुछ रिपोर्टों के अनुसार करीब 21,000 करोड़ रुपए की IPO कर सकती है, वह अपने IPO दस्तावेज़ जो कि DRHP जिसे कहा जाता है, वह सेबी के साथ आज फाइल कर सकती है। Hyundai मोटर ने IPO प्लान के तैयारी में 5 बैंकों को भी नियुक्त किया है, और ये सिटी, HSBC, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली और कोटक हैं। और यह IPO इस दौरान आ रहा है जबकि जो प्राइमरी मार्केट है उसमें बहुत ही गतिविधियां हो रही हैं, और काफ़ी कंपनियां IPO कर चुकी हैं और करने की तैयारी कर रही हैं। अगर हाल ही में जो IPO हुए हैं और अभी हो रहे हैं, अगर उनका जिक्र किया जाए तो उनमें ऑफिस और इक्सिगो, ये दोनों स्टार्टअप कंपनियां हैं, इनका नाम सामने आता है। और Hyundai के अगर भारत में जो इतिहास अगर देखें तो ये सबसे पुरानी विदेशी ऑटोमेकर है जो कि भारत में ऑपरेट कर रही हैं। 1996 में इसका भारत में आगमन हुआ था, और तब से ये एक लीडिंग ऑटोमेकर है इंडिया में, और गए सालों में बहुत कंपटीशन इस सेक्टर में आ गया है। लेकिन Hyundai एक अहम ऑटोमेकर है और वह अभी अपनी IPO करने की तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं आगे, और एम्फी शेयरों के 6 माही कैटेगराइजेशन का ऐलान जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकता है। इसमें कौन से संभावित बदलाव हो सकते हैं, जानते हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे से। जी बिल्कुल, सेबी की जो है एनुअल स्टॉक्स की जो बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, वो जो है एम्फी कर रहे हैं। और याद रखिए इसकी जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है आपको पहले वीक ऑफ जुलाई में मिलेगी, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है 1 अगस्त से देखने मिलेगी, और ये लास्ट करेगा जनवरी 2025 को। अब ये जो एम्फी की कैटेगराइजेशन है, इसमें नुवामा ने एक रिपोर्ट निकाला कि क्या पोटेंशियल चेंजेस हो सकती है, कौन से वो स्टॉक रहेंगे जो मिड कैप में जाएंगे, कौन से स्टॉक रहेंगे जो लार्ज कैप में जाएंगे, और किसकी जो है डिमोशन होगी लार्ज कैप से स्मॉल कैप या लार्ज कैप से मिड कैप तक। अब इम्पॉर्टेंटली मैं बता दूं कि जो पोटेंशियल लार्ज कैप एंट्रेंट्स है नुवामा के रिपोर्ट के हिसाब से, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं हीरो मोटोकॉर्प, JSW एनर्जी, जाइडस लाइफ, NHPC और BHEL। अगर बात करें मिड कैप एंट्रेंट्स की, जो स्टॉक्स है जो स्मॉल कैप से वैल्यू बढ़ के वो मिड कैप में आ सकते हैं, वो इंक्लूड करते हैं हुडको, IRB इंफ्रा, भारत डायनामिक्स, BSC, NLC इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, और अगर PSUs की बात करें तो यहाँ पे नाल्को और हिंद कॉपर भी लिस्ट में शामिल होते हैं। ITI और ब्लू स्टार यहाँ पे भी जो है यहाँ पे बुलिश नज़रिया रहेगा। कुछ स्टॉक्स है जो लार्ज कैप टू मिड कैप सेगमेंट में आ सकते हैं। इसकी लिस्ट की अगर बात करें तो बर्जो पेंट्स, SBI कार्ड्स, मैरिको, SRF और ICICI लॉम्बार्ड रहेंगे फोकस में। और जो मिड कैप टू स्मॉल कैप वो स्टॉक्स की बात करें तो जी, पिरामल एंटरप्राइज, IIFL फाइनेंस, रामको सीमेंट, रिलैक्सो फुटवेयर, वेदांत फैशन और सन टीवी जैसे कंपनीज जो हैं वो फोकस में रहने वाले हैं।
अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं कि ये कैटेगराइजेशन से एक्चुअली होता क्या है, तो बेसिकली इसमें कोई फ्लोज इनफ्लोज नहीं देखने मिलते हैं। पर इस कैटेगराइजेशन से क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फंड मैनेजर्स होते हैं, तो उनको जो है एक टाइप से आप कह सकते हैं कि हेल्प करता है कि इसको कौन से कैटेगरी में इन फंड्स को रखे, ताकि उनके जो है स्ट्रैटेजीज अलाइन कर पाए। तो ये फंड मैनेजर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैटेगराइजेशन, लेकिन इसमें कोई फ्लोज और इनफ्लोज नहीं आती है। टाटा ग्रुप वीवो इंडिया में 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीद सकती है। क्या है ये खबर, बता रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। टेक स्पेस में विशेषकर स्मार्टफोन सेगमेंट में एक अहम डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो भारत में टाटा ग्रुप के साथ बातचीत कर रही है एक संभावित ज्वाइंट वेंचर को लेकर के। ये बातचीत काफी आगे दौर में बढ़ चुकी है और इसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों ही मिलकर के, यानी कि टाटा ग्रुप वीवो में एक मेजॉरिटी स्टेक सेल खरीदना चाहता है, जिसको लेकर के बातचीत चल रही है। और वीवो भी ये चाहता है कि भारत में एक लोकल प्लेयर के साथ में, एक डोमेस्टिक प्लेयर के साथ में उसकी पार्टनरशिप हो। और अगर आप इसकी बड़ी तस्वीर देखें तो भारत सरकार की तरफ से ये लगातार पुश किया जा रहा है कि फॉरेन ब्रांड्स, फॉरेन प्लेयर, विदेशी प्लेयर अगर वो भारत में बिजनेस कर रहे हैं तो वो लोकल प्लेयर्स के साथ में ज्वाइंट वेंचर करें। और ये सिर्फ लीडरशिप रोल तक सीमित ना रहे, बल्कि ये जो ज्वाइंट वेंचर होगा या जो किया जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी रिफ्लेक्ट करे। और इसी को देखते हुए चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो भारत में टाटा ग्रुप के साथ फिलहाल बातचीत के दौर में है, जो कि एक अर्ली स्टेज पे है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में ये संभव है कि टाटा ग्रुप वीवो में एक मेजॉरिटी स्टेक सेल खरीद सकता है। लेकिन अगर आप बात वीवो की करें, चाइनीज स्मार्टफोन मेकर की बात करें, तो भारत में वीवो ने 2014 में शुरुआत करी थी। कुछ चुनिंदा और पहली कंपनी में से है जिसका अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में था। 2015 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वीवो की थी और फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर स्मार्टफोन सेगमेंट में है। वीवो के भारत में 70,000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट है, यानी कि बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब जब सरकार चाहती है कि एक ज्वाइंट वेंचर के साथ ही जो फॉरेन प्लेयर्स है, विदेशी प्लेयर हैं, वो यहां पर बिजनेस करे, तो ऐसे में वीवो एग्रेसिवली ये देख रहा है कि वो एक ज्वाइंट वेंचर कर पाए। और अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो इसमें हाल ही में ऑटो सेगमेंट में भी एमजी मोटर्स और जिंदल के बीच में जो टाई अप हुआ था वो भी लगभग इसी दिशा में, भारत सरकार के दिशा निर्देश जो हैं उसी दिशा में होता हुआ एक डेवलपमेंट देखा गया था। तो अब चाइनीज स्मार्टफोन मेकर भी चाहता है कि यहां पर एक ज्वाइंट वेंचर हो पाए ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे विस्तार दे पाए, आगे बढ़ा पाए। और अब M&M से जुड़ी खबर, महिंद्रा जल्द 3 नए मॉडल का प्रोडक्शन शुरू करेगी। पूरी खबर दे रही है मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। 2022 में महिंद्रा ने अपने जो कॉन्सेप्ट ईवी कार्स का लाइनअप है वो यूके में लास्ट ईयर अगस्त में रिलीज किए थे, जिसमें से कुछ प्रोटोटाइप्स XUV EV8, EV9 और BE वर्जन्स और रैल E, ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स उन्होंने यूके में कॉन्सेप्ट कार्स लॉन्च किए थी। और अब हमारे सूत्रों के अनुसार हमें ये जानकारी मिल रही है कि एंड ऑफ द ईयर इसमें से जो 3 मॉडल्स है XUV E8, E9 और BE वर्जन, ये तीनों वर्जन्स का प्रोडक्शन एंड ऑफ द ईयर यानी अक्टूबर से नवंबर 2024 के बीच में इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। और अगले साल जनवरी 2025 तक आपको इन तीनों मॉडल्स के जो इलेक्ट्रिक मॉडल्स है, बॉर्न इलेक्ट्रिक मॉडल्स है महिंद्रा के नए वर्जन्स, इनका लॉन्च भी आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमने अब तक देखा है कि काफी सारा एक्साइटमेंट मार्केट में XUV सेगमेंट को लेकर रहा है, SUV सेगमेंट को लेकर रहा है। अब इलेक्ट्रिक वर्जन्स पर किस तरह का रिस्पांस मिलेगा आगे चलकर देखेंगे। इटली के अपोलिया में चल रही ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पीएम मोदी का दिग्गज राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, शिक्षा के क्षेत्रों सहित साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच जलवायु परिवर्तन, डिजिटल ढांचा, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और संस्कृति पर भी चर्चा हुई। वहीं पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी आज शाम इटली की पीएम मेलोनी से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।